नमस्कार, न्यूज़ एट 8 में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस वक्त खबर आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने के दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय जो हैं उनके फैसले को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि मतपत्र को खारिज करने का जो शैली ओबरॉय का फैसला था वो कानूनन गलत था और शैली ओबरॉय का फैसला बिना तथ्यों और अपने अधिकारों से परे जाकर लिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि खारिज मतपत्र जो हैं उनकी गिनती की जानी चाहिए। आपको बता दें कि शैली ओबरॉय को 24 फरवरी को हुए मतदान के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित करने का आदेश अब दिया गया है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का। शरद, अब ये जो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है एक तरह से ये झटके के तौर पर है, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ने जा रहा है? जो मेयर के चुनाव हुए थे उसको लेकर इसके तकनीकी पहलू भी हमें समझाएं। देखिए, हुआ ये था आदिति कि 24 फरवरी को जब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव चल रहे थे तो वोटिंग तो हो गई थी। जब काउंटिंग चल रही थी उसके बाद जो चुनाव नतीजे थे वो घोषित करने थे, तो एक वोट को लेकर मेयर शैली ओबरॉय ने आपत्ति की कि इसमें जो नंबरिंग करनी थी, जिस तरह से वोटिंग करनी थी वो नहीं किया गया है और उस मतपत्र के अंदर ही लिखा हुआ था कि आपको वोट नंबरिंग किस तरह से करनी है। तो उसके आधार पर मेयर शैली ओबरॉय ने यह कहा कि ये मतपत्र जो है इसको मैं कैंसिल कर रही हूं और इसके आधार पर वो नतीजा डिक्लेयर करने ही वाली थी कि बीजेपी इस पे लगातार आपत्ति कर रही थी। हंगामा हो गया, मारपीट हो गई और जो काउंटिंग चल रही थी, पूरा प्रोसेस था वो डिस्टर्ब हो गया था और ये उसके बाद में निकल के आया कि बीजेपी जो है अब वो अपने उसके सारे कैंडिडेट यहाँ पर जीत रहे थे, जबकि आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट यहाँ पर हार रहा था। तो इसी को लेकर फिर मेयर शैली ओबरॉय ने कहा क्योंकि सारी प्रोसेस डिस्टर्ब हो गई है तो अब जो है दोबारा से चुनाव कराया जाएगा। बीजेपी से खिलाफ कोर्ट पहुंच गई और अब कोर्ट ने यही कहा है कि जो फैसला मेयर ने किया था वो गलत था और अब उसी को उन्होंने अनाउंस करना है, यानी कि 3-3 कैंडिडेट दोनों के जीत जाएंगे। ये आगे लागू किस तरह से होगा इसको लेकर अभी चर्चा चल रही है। 2 तरह की बातें इसमें आ रही हैं। पहला कि क्या 31 मार्च को कार्यकाल खत्म हो गया है और ये केवल बीजेपी की एक नैतिक जीत के तौर पर देखा जाएगा, या दूसरी बात ये आ रही है कि 2 साल का कार्यकाल होता है स्टैंडिंग कमेटी का और ये भी कार्यकाल तब शुरू होता है जब से चुने जाते हैं मेंबर। तो दोनों पे भी चर्चा चल रही है कि किस तरह से इसको आगे लागू करवाया जाएगा और दोनों ही तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया। लेकिन हाँ, मेयर शैली ओबरॉय ने इसको ये जरूर कहा है कि वो कोर्ट का सम्मान करते हैं और इसका मतलब ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में वो चुनौती नहीं देंगे। लेकिन ये लागू किस तरह से होगा आगे फैसला, क्या ये जो फैसला जो वोटिंग हो गई थी उसको ऐसे ही अनाउंस कर दिया जाएगा या फिर कुछ और इसमें अभी पेच हैं, ये अभी इस पर क्लैरिटी आना अभी बाकी है। लेकिन निश्चित तौर पर जहां आम आदमी पार्टी को झटका है, बीजेपी को ये कि बीजेपी की जीत है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी रास्ता साफ हो गया है स्टैंडिंग कमेटी के बनने का, जो कि निगम की असली सरकार होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद। तो ये याचिका बीजेपी के 2 पार्षदों कमलजीत सहरावत और शिखा रॉय ने दायर की थी। दोबारा अब नहीं होंगे एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव और एमसीडी स्थायी समिति के जो 6 सदस्यों का चुनाव था वो नए सिरे से करवाने का फैसला हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आगे बढ़ रहे, कर्नाटक के नतीजों से सिर्फ कांग्रेस नहीं, तकरीबन सभी विपक्षी पार्टियां जोश में नजर आई। विपक्षी एकता को लेकर नए सिरे से मंथन भी शुरू हुआ, लेकिन दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ जहां कई दल एकजुट हो रहे हैं, वहीं सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पार्टी के कई नेता इस मसले पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का खुला विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती करने वाले केंद्र सरकार के अध्यादेश पर कांग्रेस बटी नजर आ रही है। संसद में इस पर केजरीवाल का साथ दिया जाए या नहीं, कांग्रेस ने इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। इसके बारे में संगठन महासचिव श्री केशव वेणुगोपाल जी ने एक विस्तृत ट्वीट किया और उस ट्वीट की भावना क्या है वो मैं आपको पुनः दोहरा दूं कि हम सारे लाइक माइंडेड पार्टी से इसका विमर्श करेंगे। हमारे जो दिल्ली के जो लीडरशिप है, दिल्ली की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन है, उससे इस बारे में चर्चा करेंगे और उचित समय आने पर उचित निर्णय लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अफसरों के तबादले तैनाती का अधिकार दिया तो केंद्र सरकार ने इस पर रिव्यू पिटीशन दी है, साथ ही अध्यादेश ले आई है। केजरीवाल इस मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं तो कांग्रेस नेता अजय माकन केजरीवाल के अतीत और पुराने दौर का हवाला देते हुए केजरीवाल का साथ देने का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली
सिर्फ यूनियन टेरिटरी नहीं है, बल्कि दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है। और जहां पे राष्ट्र की राजधानी होती है तो वहां पे कॉर्पोरेट फेडरलिज्म की बात नहीं होती है। आज से पहले, आजादी से लेकर के अब तक के कभी भी ये पावर, दिल्ली की ट्रांसफर पोस्टिंग्स की पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं दी गई, और इसका निर्णय कोई अभी नहीं किया गया। जो ये मोदी से मांग रहे हैं वो जो है सरदार पटेल मना कर चुके हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर मना कर चुके हैं, वो पंडित नेहरू मना कर चुके हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री मना कर चुके हैं। विपक्षी एकता को लेकर जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिल चुके हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की और अध्यादेश को संविधान के विरुद्ध बताया। वहीं केजरीवाल इस मुद्दे पर समर्थन को विपक्षी एकता से जोड़ चुके हैं। सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों, ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। अब दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। अध्यादेश के मामले में कांग्रेस के लिए आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति होगी। अगर वो अध्यादेश के खिलाफ जाती है तो केजरीवाल का साथ देगी, जो दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस नेताओं को पसंद नहीं, और अगर अध्यादेश के खिलाफ नहीं जाती है तो बीजेपी का साथ देती नजर आएगी और विपक्षी एकता का नारा तार तार हो जाएगा। नई दिल्ली में मनोरंजन भारती के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रेलिया दौरे की। सिडनी के ओलंपिक पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20,000 से ज्यादा की तादाद में मौजूद भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कूडोस बैंक अरीना के इस पार्क में धार्मिक और पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने जल्द ही ब्रिस्बेन में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने का भी ऐलान किया। उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत होते संबंधों की अहमियत को भी बयां किया है और कहा कि हम समय के साथ बदल रहे हैं, मगर हमारे मूल सिद्धांत वही है। वसुदेव कुटुंबकम में हमारा भरोसा है, एक धरती एक स्वास्थ्य में हमारा विश्वास है। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। और उधर जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के आंदोलन का 1 महीना पूरा हो गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च भी किया। इस मार्च में किसान नेता राकेश टिकैत, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी शामिल हुए। इंडिया गेट पर भी पहलवानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए काफी लोग पहुंचे। पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। सुनवाते हैं आपको विनेश फोगाट का बयान। देश की बेटियों की न्याय की एक लड़ाई है, उसमें जो ये हिम्मत और ताकत जो हमें मिल रही है वो हमें लड़ने की हिम्मत दे रही है, ताकत दे रही है। और उसी के बलबूते हम 1 महीना हो गया हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और शर्म की बात है कि खिलाड़ी 1 महीने से बैठे हैं।
लेकिन आज हमने कैंडल मार्च निकाला है, पूरे देश में निकाला गया है। हमने जंतर मंतर से जाके इंडिया गेट हम गए हैं, पूरे देश का हमें समर्थन मिला है। हमारे जितने भी किसान संगठन थे, मजदूर संगठन थे, महिला संगठन है, देश के अलग अलग कोने से स्टूडेंट्स आए हैं, तो हम तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते हैं और आशा करते हैं कि हमें न्याय जल्द मिलेगा। और अब दो ऐसे बच्चों की कहानी जिनकी संवेदनशीलता आपका दिल जीत लेगी। मुंबई से सटे पालघर में पानी की परेशानी से जूझ रहे एक गांव में 14 साल के प्रणव ने मिसाल कायम की है। अकेले दम पर घर के पास कुआं खोद डाला। दूसरी कहानी नागपुर से, जहां एक बच्चे जयंत तेंदुलकर ने बेजुबान जानवरों और पंछियों की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ खास किया है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह की ये खास रिपोर्ट। 14 साल का प्रणव 4 दिन लगा रहा। उसने 4 दिन में 15 फुट गहरा कुआं खोद लिया, बस इसलिए कि उसकी मां को पानी लाने दूर न जाना पड़े। ये पालघर में केलवे के पास के एक आदिवासी गांव का वाकया है। माँ मेरे लिए बस्ती में काम करने जाती हैं, उसके बाद नल से पानी लाने जाती हैं। उसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही थी। घर में कभी कभी पानी भी नहीं होता है। हफ्ते में 3 दिन पानी आता है, इसलिए मैंने माँ के लिए कुआं खोदा और उसमें पानी भी आ गया। विहिरीमध्ये पाणी पण लागलं। अहम बात यह है कि 15 फुट में ही इस कुएं में पानी भी आ गया। अपने बेटे के इस भगीरथ प्रयास को देखकर उसके माता पिता का सीना चौड़ा हो गया है। आम्ही कामाला जातो। मुझे काम पर से वापस आने के बाद पानी लाने के लिए वापस दूर जाना पड़ता था। माझ्या मुलाने विहिरीत खोदली। मैं बोला इतना धूप लगता है, मत काम कर। वो सुनता ही नहीं, वो बोलता मैं पानी निकाल के रहेगा। ऐसा बोला हूँ। जिस दिन पानी निकल गया उस दिन मेरे को बोला पापा पानी निकल गया। तो मेरे को इतना अच्छा लगा मेरे को, तो मेरे लड़के ने कुछ काम करके दिखाया। 14 साल के प्रणव सालकर की मेहनत देख अब ग्राम पंचायत भी आगे आई है। उसने कुएं को पक्का बना दिया है और एक नल भी लगा दिया है। नागपुर के जयंत तेंदुलकर की कहानी भी कम सराहनीय नहीं है। नागपुर में गर्मी के दिनों में पारा 40 से 42 के करीब पहुंच जाता है। जयंत ने 15 साल पहले अपनी छत पर एक पक्षी को गर्मी से बेहोश होते देखा। उन्होंने उसे पानी पिलाया और उसकी जान बच गई। जयंत के मुताबिक उसके बाद से उन्होंने अपने छत पर पक्षियों के लिए पानी और खाना रखना शुरू कर दिया। नतीजा आज उनकी छत पर 40 के करीब पक्षियों का बसेरा बन गया है। काफ़ी अलग अलग प्रकार के बर्ड्स आते, खास करके मैंने तो पंछियों के हाउस पैरों के लिए व्यवस्था की थी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे पंछी आते हैं, जैसे सिल्वर बिल है, मुनिया है, कॉपर स्मिथ बार्बिट, हाउस पैरो, लाफिंग डव, सिकरा आदि, जैसे ब्लैक ड्रोंगो और बहुत सारे ऐसे पंछी, ऐसे अलग अलग 40 प्रजाति के पंछी यहाँ पर निरंतर पाए जाते हैं, जो कि पानी के लिए तथा अन्न के लिए हमेशा हमारे टेरेस गार्डन के जो व्यवस्था किए पंछियों के लिए यहाँ पर निरंतर आते रहते हैं। दूसरों की तकलीफ को महसूस कर उसे दूर करने के लिए खुद को झोंक देने वाले प्रणव और जयंत की कहानी बेमिसाल है। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।